विश्व है ये केवल इंसान के लिए नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस पृथ्वी के इस पूरे इकोसिस्टम के एक बहुत छोटे से पार्ट हैं। हम अपने आप को बहुत बड़े बहुत बड़ा समझने लगे हैं और हम इस पृथ्वी के रचयिता को चैलेंज कर रहे हैं। जरा इमेजिन करिए, इसी पक्षी राजन की तरह अगर किसी दिन वृक्ष राजन आ जाते हैं, और अगर वृक्ष राजन कहते हैं कि ये जो धरती के लोग हैं ये हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, हमें कभी भी कर देते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, तो चलिए सब मिलके इनको ऑक्सीजन देना कुछ मिनटों के लिए बंद कर देते हैं, तो हमारी जितने भी बादशाहत है सब खत्म हो जाएगी। अगेन, द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। एक कोविड ने हमको दिखा दिया कि एक वायरस ने हमें अपने घरों में बंद कर दिया था, हमारी बादशाहत खत्म हो गई थी। तो इससे हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो ये पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, हम जो ये पृथ्वी पे प्रदूषण फैला रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि हमें इसका अधिकार नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म ऊपर आएगा तब तब अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतरित होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस जो प्रदूषण जो इतना फैल रहा है, इसका नाश करने के लिए भगवान अवतरित होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। ये जो है, ये दिवाकर हैं, ये हमारे दुआओं में अच्छे लगते हैं, ये पूजनीय है, ये श्रद्धेय है, इन्होंने युग युग से इस पृथ्वी की रक्षा करी है, मगर अब ये बिल्कुल पृथ्वी की रक्षा नहीं करेंगे, अब ये अवतरित नहीं होंगे। तो फिर पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? पृथ्वी की रक्षा ये व्यक्ति करेगा, द कॉमन मैन, अर्थात हम और आप। हम और आप हैं जो इस मानव सभ्यता को बचा सकते हैं, और आप ही है, होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम इस प्रदूषण रूपी महिषासुर भस्मासुर से हम बच सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन की हम बात करेंगे। मैं आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूं। 9 आउट ऑफ 10 पीपल वर्ल्ड वाइड ब्रीथ पोल्यूटेड एयर। पूरे विश्व में 10 में से 9 लोग जो सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित एयर में ले रहे हैं। 4.2 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर ड्यू टू एक्सपोजर टू आउटडोर एयर पोल्यूशन। मुख्य बात आज जिस पे पूरी पृथ्वी सोच रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया क्या है। अगर हम सादे भाषा में बोले तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पिछले 100 साल में पृथ्वी का सतह का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। यह ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, जो साइंस के नहीं है आज हमारे साथ, उनके समझने के लिए चलिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखिए कि सूरज है, सूरज की रोशनी पृथ्वी से टकराती है, ये अर्थ है, और उससे बाहर चले जाना चाहिए स्पेस में टकराने के बाद, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर एक प्रदूषण का लेयर है। ये ब्लू कलर वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो पृथ्वी के ऊपर में समा गए हैं, और पृथ्वी के ऊपर में इन्होंने एक वलय बना लिया है, और इस वलय के कारण सूरज की रोशनी टकराती तो है पृथ्वी से,
आउटर स्पेस में जा नहीं पा रही, या तो एब्जॉर्ब हो जा रही है या रीडायरेक्ट हो रही है, जिसके कारण पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ के देख रहे हैं। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे नागपुर शहर में पिछले बार गर्मी कम पड़ी थी, इस बार ज्यादा पड़ी, जलवायु परिवर्तन। पिछले साल जून में बारिश नहीं हुई थी, इस साल जून में बारिश हो रही है, जलवायु परिवर्तन। ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन डिकेड में होता है, अर्थात सदियों। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि सहारा मरुस्थल में बारिश नहीं होती थी और चेरापूंजी जहां पे 12 महीने बारिश होती थी, पर आज चेरापूंजी में बारिश कम हो गई और सहारा मरुस्थल में बारिश शुरू हो गई। ये जलवायु परिवर्तन। और ये जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, इससे आज हमें, मानव प्रजाति को, हमें, आपको, पूरे विश्व को, हर प्रजाति को भयानक एक समस्या बन गया है, जिसके इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का, पहला इंपैक्ट राइजिंग सी लेवल, समुद्र की सतह ऊपर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स है, जो बर्फशिलाएं हैं, वो गर्मी के कारण पिघल रही है, और पिघलने के कारण जो पानी है वो समुद्र में आ रहा है, और समुद्र का लेयर जो है ऊपर जा रहा है। और ऐसा कह रहे हैं कि समुद्र का लेयर जो है वो करीब करीब इस रेट में ऊपर जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में शायद ऐसे बहुत सारे देश, बहुत सारे शहर जो समुद्र के तट पे हैं, वो शायद समुद्र के अंदर चले जाएंगे। इंटेंस ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। स्टॉर्म्स, आप ये देख सकते हैं कि आज समुद्र से उठने वाली जो विपत्तियां हैं, जो इतने तेज, जो हरिकेन्स आते हैं, जो इतने हवाएं तेज चलती हैं, आप देखिए, आज अगर आप देखेंगे कि भारत के मानचित्र को अगर आप देखेंगे, तो हम नीचे में दोनों तरफ से घिरे हुए अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी से, और हर महीने एक ना एक चक्रवाती तूफान उठता ही है और अपना विध्वंसी रूप लेके तट पे आके वो हिट करता है। हीट वेव्स, जो गर्मी, जो लहर, गर्म लहर जो चल रहा है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमारे समुद्र का एवरेज टेम्परेचर गर्म होने लगा है। बारिश का जो पैटर्न था वो आज चेंज हो गया है। जहां बारिश होती थी वहां कम होने लगा, जहां नहीं होती थी वहां होने लगा। क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, ये तो आम हो गया है। हर 3 महीने में आपको लगता है कि भाई बादल फट गए, विध्वंस हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, फ्लड आ गया, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट, अचानक ग्लेशियर लेक आ जाता। और सबसे बड़ा हमारे लिए आज जो चश्मदीद एग्जाम्पल है वो जोशीमठ का है। हमने धरती के साथ बहुत मजाक किया, और आज आप देखिए जोशीमठ में क्रैक्स आने लगे हैं। वो बद्रीनाथ तक जा रहे हैं, केदारनाथ तक जा रहे हैं वो क्रैक्स, क्योंकि हमने इनका दोहन किया। जब हमने देखा कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहां भारी मात्रा में होटल्स बन गए, भारी मात्रा में रास्ते बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी। मतलब जो इकोसिस्टम का जो कैरिंग कैपेसिटी है, हम उसके ऊपर चले गए, क्योंकि हमें पैसे कमाना है, हमें डेवलपमेंट करना है। अब धरती इसका जवाब दे रही है। ये आज का एक यथार्थ है जो मैंने आपके समक्ष रखा। अब इससे कैसे बचेंगे? जो कुछ चल रहा है इसे रोकेंगे कैसे? रोकेगा कौन? रोकेंगे हम और आप, कॉमन मैन। और इसे ही रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है। ये देखिए आपके लिए
सी लेवल जो है वो करीब 1995 से 2000 आप देख सकते 100 mm ऊपर आ गया। टेम्परेचर है वो पिछले 10 सालों 100 सालों में 1.1 डिग्री ऊपर आ गया है। और यही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट, जैसा मैंने बताया, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। अगर आप वायु प्रदूषण की बात करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन यूनिट थर्मल पावर प्लांट्स, उसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और बाकी जो हम करते हैं, लैंड यूज करते हैं वो, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, और बाकी जितने सोर्स है वो 10%। सो कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं? सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल चाइना है 30%, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स 15%, पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के 9%, और चौथे पादान पे हम हैं, भारत 7%, रशिया 5%, जापान 4%, और बाकी सारे देश मिलकर 30%। ये यथार्थ है, ये आज की हालत है। इसे रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है। मैं 2 मिनट का एक ब्रेक लूंगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप लोग को ये कैसा लग रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ, मैंने मेरा टैब जो है वो खोल के रखा है और इसमें मैंने मैसेज बॉक्स खोल के रखा है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा मुझे बताएं कि जो मैं बोल रहा हूं मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। मैं सुनाई देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहुंचने की बात कर रहा हूं। यस क्या सर, मैं यस। आप तक पहुंच पा रहा हूं? नहीं, हाँ आप सर, यस कमेंट में भी सर, दे सकते हैं। यस समझ रहे थे। और अगर आप कोई और अगर आपको कोई परिवर्तन चाहिए, कोई चेंज चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। इसमें मैसेजेस नहीं आ रहे नहीं सर, अच्छे से समझ रहा है हैं। सर। हाँ, याद रखें। नहीं सर, बहुत अच्छे ओके, से थैंक समझ यू सो रहा है। मच। थैंक यू सो मच मैडम। प्रशांत नारायण जी ने भी लिखा, अंकुश जी ने लिखा, बलिराम जी ने लिखा, सोमेश्वर चोपकर जी ने लिखा, थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान तो नहीं होता है कि शब्द वेदी भान चला देगा। और ये कोविड ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम देख नहीं पा रहे हम किनसे बात कर रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपके तरफ से डॉक्टर अश्विनी ठाकरे जी लिख रहे, वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। सिद्धांत जी, चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिए। आप लोग कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं, कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का समाधान देने का। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये मानता हूं कि मैंने पहले कहा कई बार कि बाकी जगह लेक्चर देना अलग है, पर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जिनसे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो सारे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। तो ना ये थोड़ा ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, टीम में खेल रहे हैं रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, और इनका जो कोच है वो कोई ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है। तो भैया इतने बड़े बड़े लोगों को कोच क्या सिखाएगा? ये तो खुद ही एक एक मिसाल है। तो उसी तरह से जब मैं आप लोग से लेक्चर लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो खुद ही टीचर हैं, आप लोग खुद ही प्रोफेसर हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं? तो इसलिए मैं सिर्फ मेरे कुछ जो एक्सपीरियंस है 30 साल का, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। आज क्या हो रहा है पर्यावरण की दृष्टि से वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मुझे सब आता है, बट मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपके प्रश्नों का समाधान देने का। अगर कोई भी प्रश्न हो तो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में अडॉप्ट किया गया था, टेबल हुआ था 2016 में। 194 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया और भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किया। 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने रैटिफाई किया। अब पेरिस एग्रीमेंट का क्या मकसद है? कई मकसद है, पर जो मेन मकसद है वो ये है कि पिछले 100 साल में जो
पृथ्वी का के सतह का टेम्परेचर जो 1.1 डिग्री बढ़ गया है, उसे हमें 1.5 डिग्री तक रोकना है, और अगर ना हो सका तो कम से कम 2 डिग्री तक रोकना है। किसी भी हालत में पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री के ऊपर नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर ये चला गया तो तबाही है। सिर्फ हमारे लिए तबाही नहीं है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए तबाही है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए तबाही है, सारे प्रजातियों के लिए तबाही है, और शायद फिर पृथ्वी बचेगा नहीं। और अगर पृथ्वी बच भी गया तो यहां जिंदगी जीने के लिए शायद हम नहीं बचेंगे। पेरिस एग्रीमेंट, इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में खत्म हो गया। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे सारे देश आ नहीं पाए, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में द्वंद्व लगा रहा। विकसित देशों का कहना था कि आप प्रदूषण कर रहे हैं, और विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज का कहना था कि आप डेवलप हो गए, आपने सब कुछ कर लिया, और अब जब हमारी बारी आई तो आप हमको रोक रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए, कैनकन कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, सब फेल हुए। विकासशील देशों का एक गुट बन गया, जिसमें चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील इनकी अगुवाई करने लगे। और विकसित देशों का तो गुट पहले से। जो चीज हम चर्चा कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, हमने जैसे देखा कि चाइना के बाद अगर कोई प्रदूषण कर रहा है तो वो अमेरिका कर रहा है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3 सितंबर 2019 को पेरिस एग्रीमेंट पे रैटिफाई किया, और एक महीने के अंदर 4 नवंबर 2019 को उन्होंने कह दिया कि हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं। ट्रंप महोदय पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी दिखती है। अब अगर आप पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं तो आपको जो कार्बन उत्सर्जन है, जो गैसेस एमिशन है, उसको कम करना पड़ेगा। तो ट्रंप महोदय को लगा कि अगर हम गैसेस एमिशन को कम करेंगे, मतलब हमें औद्योगिकरण को कम करना पड़ेगा, और अगर औद्योगिकरण को कम करेंगे फिर हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। तो हमें नहीं होना ये पेरिस एग्रीमेंट हटाओ, हम गलती से अंदर आ गए, भैया हम बाहर जा रहे हैं बोल के वो बाहर हो गए। अब देखिए जो चर्चा हम कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व के सबसे प्रगतिशील देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बन गया। जो बिडेन साहब ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति चुन के आता हूं ट्रंप महोदय के जगह पे, तो मैं तुरंत पेरिस एग्रीमेंट पे वापस जाऊंगा। और उन्होंने ये किया भी जीतने के बाद। फिर से 20/1/2020 में जो बिडेन साहब ने अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत लाया। देखिए मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। पेरिस एग्रीमेंट जिसकी बात हम करें वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा है। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में क्या वादे किए, गौर करिएगा। पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने रैटिफाई किया 2016। तो 2016 में भारत ने कहा कि 2030 तक, मतलब 14 साल, 2030 तक हम 2005 में जितना प्रदूषण करते थे, जितना कार्बन एमिशन करते थे, उससे 35% कम करेंगे। गौर करिए, 2016 में भारत बोल रहा है कि 2030 तक हम 2005 में जितना करते थे उससे भी 35% कम करेंगे। तो प्रश्न उठता है, भाई आपको प्रगति करनी है, आपको औद्योगिकरण करना है, आपको आगे बढ़ना है, कह रहे हो भाई कि 2030 तक 2005 में जो करते थे उससे भी कम,
उत्सर्जन करोगे कार्बन का। तो यहां भारत का दूसरा प्रॉमिस आया कि हम हमारे 40% ऊर्जा की जो जरूरत है ऊर्जा का, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में ले जाएंगे। आज हम फॉसिल फ्यूल पे, कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। तो भारत ने कहा कि हम 2030 तक हमारे 40%, गौर करिएगा, 40% जो हमारी ऊर्जा है उसे हम ले जाएंगे, और जो हमसे कार्बन उत्सर्जन होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम भारी मात्रा में पेड़ लगाएंगे, जिससे एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स हम करेंगे। ये 2016 में भारत ने वादे किए। अब देखना यह जरूरी है, क्या भारत ने वादा निभाया, या फिर कसमे वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने वादा निभाया क्या। आज हम जहां खड़े हैं, हम यहां देखते हैं कि 2000 से 2020 तक, ये 22 हमारी जो फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, मतलब वही पेट्रोलियम, कोल, गैस, वो 69.8% से हमने उसकी यूज घटा के 63.5% कर दिया। सोलर कैपेसिटी को 1.5% से 7.4 कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी था, जो 2014 तक केवल 2.63 गीगावाट था, उसे 2020 तक हमने बढ़ा के 36 गीगावाट कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इसे हम दो एंगल से देख सकते हैं। पहला, हम खुश हो जाते हैं कि भाई 2014 से 2022 तक हमने कमाल कर दिया, 2.63 गीगावाट हमारी कैपेसिटी को बढ़ा के हमने 36 गीगावाट कर दिया, वाओ। और दूसरा एंगल ऐसा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बेस है। जब पूरा विश्व रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे भाग रहा था, तो 2014 तक क्या हम सो रहे थे? 2014 तक हम केवल 2.63 गीगावाट, जबकि भौगोलिक दृष्टि से भारत गढ़ है सोलर एनर्जी का। चलिए, आज अगर हम इसको, जो हो गया सो हो गया, आज अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो खुशी की बात यह है कि हम विंड एनर्जी में विश्व के चौथे पायदान पे खड़े और सोलर एनर्जी पे विश्व के 5वें पायदान पे खड़े। पिछले 7-8 सालों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में रिमार्केबल प्रगति करी है। भूलना नहीं चाहिए कि करीब 2 साल तो कोविड ले गया, उसमें तो कुछ भी नहीं हो पाया, और आज हम विश्व में चौथे और 5वें पायदान पे खड़े विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसी पे बेस करके भारत खुद अब अपना टारगेट रिवाइज कर रहा है। भारत का कहना है कि हमने कहा था कि 2030 तक हम 2005 में जितना प्रदूषण करते थे, जितना कार्बन एमिशन करते थे, उससे 33% कम करेंगे। पर अब हम कहते हैं कि हम 48% कम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 2023 तक हम 75% अचीव कर लिए। तो अब हम अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं। पहले भारत ने कहा था कि हम 2030 तक 40% एनर्जी को रिन्यूएबल में लेके जाएंगे। अब भारत कह रहा है कि हम 60 से 65% एनर्जी को हम लेके जाएंगे।
और भारत ने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट खुद के लिए रखा है, बिल्डिंग ऑन इट्स एनहांस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बायोमास एनर्जी। मगर अगर हम इंडिया को देखें तो तीन चीजें हैं, तीन एनर्जी है जो हमारे पास भंडार है। पहला सोलर एनर्जी, दूसरा भारत के कहीं कहीं पे विंड एनर्जी, और तीसरा बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी में सारे सब कुछ आता है, जैसा पेड़ पौधे, जो कचरा है जो जमीन पे गिरा है, वो कचरे से एनर्जी बनाना, हमारे घर से जो कचरा निकल रहा है उससे एनर्जी बनाना, गोबर से एनर्जी बनाना। अब ये जब तक मानव सभ्यता रहेगा तब तक कचरा निकलता रहेगा। तो अगर हम इसको टैप करते हैं, और भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़, इतने पॉपुलेशन का कचरा तो जबरदस्त निकलेगा और निकल रहा है। हम अगर इसको टैप करते हैं और इससे एनर्जी बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये आपके सामने अभी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि भैया ये एकदम 2023 का इंडेक्स है कि भैया पेरिस एग्रीमेंट में वादे तो बहुत कर दिए, पर क्या आप ये सब निभा रहे हो? अगर ये आप देखेंगे कि अलग अलग देश जो मेहनत कर रहे हैं, क्या इससे ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ने तक अटक जाएगा? अफसोस, कोई भी देश अभी तक ऐसी मेहनत नहीं किया जिससे ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पे रोका जा सके। इसलिए इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के पहले तीन पादान खाली है, कि भैया आप लोगों ने इतना कुछ कमाल नहीं किया है कि आप पहले तीन पादान पे आ सके। आप जो मेहनत कर रहे हो, आपको जो के ऊपर कोई नहीं हो, और आप उस अंक के बदौलत टोटल टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, वो 2 डिग्री तक कंट्रोल हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। और बड़े देश चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, उससे तो 2 डिग्री भी नहीं होगा जनाब, 3-3.5 डिग्री। आपको देख के खुशी होगी, मुझे भी खुशी है कि भारत 8वें पादान पे है। बेसिकली भारत 5वें पादान पे है, पर पहले के 3 खाली है, इसलिए भारत 8वें पादान पे है। और पिछले साल से इस साल में भारत को 2 पादान की छलांग लगी है। डेनमार्क और स्वीडन टॉप में बने हुए हैं, बाकी सब छोटे देश हैं। भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो देश ऊपर में है, आप देख सकते हैं कि वो छोटे देश है, और यहाँ 140 करोड़ की जनता को लेके भारत आगे बढ़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम का देखिए, 4 पादान नीचे चले गए, आज वो 11 नंबर पे है, पहले ऊपर थे। और यूनाइटेड किंगडम के बाद आप एक जर्मनी देख सकते हैं, जो अभी 16 पे है, वो भी 3 पादान नीचे गए। इसके सिवा कोई भी बड़ा देश पहले 20 में नहीं है। हमने जो वादा किया हम निभा रहे हैं, पर बाकी देश उस हिसाब से अनफॉर्चुनेटली नहीं निभा रहे। अब हम एक झलक देखते हैं कि इस साल की यूनियन, अगर हम सरकार के कमिटमेंट की बात करें तो क्या सरकार वाकई में पर्यावरण के प्रति कमिटेड है? यूनियन को अगर हम देखें, हमको समझ में आएगा। ये मिनिस्ट्री है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब देखती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको 3000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे काफी रुचि रख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है। उसके लिए 19,700 करोड़ लोग अलॉट। नेट जीरो गोल प्रदूषण के कम करने का एक पराकाष्ठा है, जो पंतप्रधान जी ने कहा है कि 2070 तक भारत 2070 तक हम नेट जीरो लेवल पे आ जाएंगे। उसके लिए 35,000 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है। एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 2,900 करोड़। बाकी रूटीन में प्रोजेक्ट टाइगर 250 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़, प्रोजेक्ट एलिफेंट 33 करोड़ से 35 करोड़। मगर रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, उसके जो एलोकेशन है, उसमें थोड़ा सा घटाया गया है। और नागपुर शहर में जब बजट पे आलोचना हुई, आप देख सकते हैं, सब न्यूज़पेपर्स है, और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, और आप ये चीज को रियलाइज करें कि आज सब बड़े बड़े लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। ये दाढ़ी वाले भाई साहब मैं ही हूं। बड़े बड़े लोग, मंत्री महोदय हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ मैं क्यों हूं? क्योंकि पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, और मैं पर्यावरण पे बोल रहा हूं, इसलिए मुझे वहां पे रखा गया। इससे एक आम आदमी एक आम आदमी माननीय प्रवीण दटके जी से, माननीय नितिन राउत जी के साथ, माननीय कृष्ण खोपड़े जी के साथ, माननीय बावनकुले जी के साथ अगर एक पेज में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण आज कितना महत्वपूर्ण हो गया है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, सुरभि जायसवाल, मेहुल कुसुरकर, जो दोनों एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है, मेरे स्टूडेंट थे कभी, आज मेरे सहयोगी हैं। इन्होंने भी बजट पे विश्लेषण किया है, और हम सभी को मिलकर ये लगता है कि अभी की जो वर्तमान सरकार है, ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। डेवलपमेंट तो काफी कर रहे हैं। एक कॉमन ये होता है कि अरे सरकार तो रास्ता बना रही है, पेड़ काट दिया यार। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पेड़ और कचरा सफाई से काफी आगे। सिर्फ पेड़ और कचरा हटा देना, आज नागपुर शहर में भी गली कूचे में पर्यावरण एक्टिविस्ट है। होता है कि हमने पेड़ लगा दिया और हमने कचरा साफ कर लिया, तो हम पर्यावरणिस्ट हो। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग नागपुर के हैं, पर्यावरण और डेवलपमेंट में काफी द्वंद्व चलता है हर जगह। नागपुर में बहुत ज्यादा है। दोनों में हमें एक इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा, गोल्डन मीन लेना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, तो उस डेवलपमेंट को एंजॉय करने के लिए हम नहीं रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण खराब हो गया है। और अगर हम सिर्फ पर्यावरण के बारे में ही सोचेंगे, तो विकास नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें करना है शाश्वत विकास। शाश्वत विकास अर्थात जब भी कोई डेवलपमेंट की बात होती है, जब भी कोई नया कुछ होने जाता है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, हम पेड़ नहीं कटने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। अरे भाई, पिछले 20 साल से हम लोगों ने सिर्फ पेड़ लगाया, हमने नहीं देखा हम कहाँ लगा रहे। जहां खाली जगह मिला वहां पे पेड़ लगा दिए, फोटो खींचे, सोशल मीडिया डाल दिए, पर्यावरण भी पेड़ बड़े हो गए। कोई इलेक्ट्रिकल वायर के नीचे है, कोई किसी के घर के ऊपर गिर रहा है। और आज अगर हमें कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं
हमें पेड़ तो काटने पड़ेंगे। उसके लिए हमें जोर देना चाहिए आप जो पेड़ काट रहे हैं एवरेज में आप कितने पेड़ लगाओगे उस पे फोकस करो। अगर हम बोलेंगे हम तो पेड़ काटने ही नहीं देंगे, अर्थात आप कहीं पे भी शहर को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। यहां तक हमने बात करी एयर पोल्यूशन की, हमने बात करी ग्रीन हाउस गैसेस, हमने बात करी पेरिस एग्रीमेंट की, हमने बात करी आज विश्व में क्या स्थिति है, भारत के क्या वादे हैं, भारत कहाँ खड़ा है, भारत आगे क्या करने वाला है। हम 5 मिनट के लिए रुक रहे हैं। इसके बारे में अगर आपके तरफ से कोई भी प्रश्न हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। इसके बाद हम वाटर एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। वायु से हम अगर कोई प्रश्न हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो आप पूछिए। सर आपने पेरिस एग्रीमेंट की बात किया, जी तो G4 से लेके G10-15 तक के बहुत सारे समिट्स हुए। तो G20 जो अभी होने वाला उसका बेसिक एजेंडा क्या है? क्लाइमेट के ऊपर और इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर तो है। बेसिक एजेंडा में हम लोग कौन सी बातें रखने वाला है, या पूरा ग्लोबल सारे देखिए बेसिक जो 20 मैंने आपको ये जो बताया ना, ये जो मैंने आपको जो बताया क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये सही नहीं हुआ। आज आप देखिए ऊपर के 3 पादान खाली है। मतलब कोई भी देश इतनी मेहनत नहीं कर रहा है जिससे जो टेम्परेचर राइज 1.1 तक हुआ है बोलते हुआ है उसको 1.5 तक रोका जा सके। अब जो भी मेहनत कर रहे हो उससे टेम्परेचर 2 डिग्री तक तो चला ही जाएगा, राइज टेम्परेचर राइज। तो पर्यावरण के लिए इसके ऊपर चिंतन मंथन मेन है कि क्या करना है जिससे हम 1.5 पे रोक सके, और इसी के ऊपर में बाकी चीजें लिंक्ड होगी। सबसे पहला कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम कितना ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे मुख्य तरीके का चर्चा होगा, फाइनेंस की बात होगी, डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को देने वाला है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंस ट्रांसफर, कि हाउ टू कॉम्बैट दिस ग्लोबल क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसके लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ट्रांसफर की बात होगी। ये है सर जो COP26 में और अब इसमें ये होने वाला। सर एज अ एनी अदर टीचर, क्वेश्चन किसी के तरफ से? सर अभी एज अ टीचर अगर G20 का सपोज मुझे बच्चों में अवेयरनेस कराना है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, सर G20 का अवेयरनेस कैंपेन चलाना है अगर, और वो मुझे अपने स्टूडेंट्स को बताना है, तो मैं कौन कौन से आइडिया उसमें ले सकता हूँ? बेसिकली सी लेवल का जो आपने बात किया, सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियरिया वगैरह जो भी है, तो उसमें देखिए नॉर्थ कोरिया, बेसिकली आपको क्या करना। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलिए। जैसे एक नॉर्थ कोरिया वाले ने एक रिसर्च किया है सर, जिसमें उन्होंने बताया कि 300 साल के बाद शायद उन्होंने सी लेवल का बहुत अच्छा पेपर वेपर प्रेजेंट कर दिया है। लेकिन मुझे समस्या ये है कि मैं अगर अपने बच्चों को G20 क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊँ? यानी उसका किस तरह के प्रोजेक्ट में बना के बताऊँ उनको, या अवेयरनेस अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स को लेके अवेयरनेस कैंपेन करना है इन्वायरमेंटल के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए, तो किस तरह से मैं उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं या कौन कौन से सर थीम पे इसके हम लोग आगे काम? में मैंने जैसे बताया कि हमारा जो एनजीओ है हम लोग काफी कुछ है इसके आगे मिशन है, वो आप कर सकते हैं। बेसिकली
क्लाइमेट एजुकेशन, एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, ग्रीन लिविंग प्रैक्टिसेस किस तरह से इनकलकेट कर सकता है एक व्यक्ति, किस तरह से आम आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है इस क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए। हमारे आगे की इसमें है, शायद उससे आपको कुछ मदद मिल जाए। लो कार्बन लाइफस्टाइल, हम कैसे कार्बन कर सके। मेरे ख्याल से आपका प्रश्न बहुत सही है, पर मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ समाधान आपको पूरा होने के बाद आपको मिलेगा शायद। तो सर चलिए, एक और अगर कोई प्रश्न है नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और सर, एक और बस एक प्रश्न और सर। सर, अभी ये आपका आपका क्वेश्चन सर, अब बाकियों को थोड़ा बोलने देते हैं, क्योंकि ठीक मैं ठीक पूरा होने के बाद फिर से चर्चा करेंगे सर। ठीक ठीक सर हाँ सर आपकी और आवाज किसी ब्रेक का हो कोई रही है। क्वेश्चन हो तो। यस सर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर। होना तो नहीं चाहिए सर, मैं तो ऑफिस में बैठ के बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, एक बार ना वीडियो ऑफ चलिए रखिए। हम लोग, हाँ जी, वीडियो ऑफ करके बात करके वीडियो देखिए। ऑफ रखो। हाँ जी, तो फिर शायद ऑडियो ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, किधर है भाई? हाँ, स्टॉप वीडियो। हाँ चलिए ये भी आजमा लेते हैं। अभी अच्छा लग रहा, अभी सही आ रहा है क्या? हाँ सर, अभी तो कंटिन्यूअसली अच्छा क्लियर है। आ रहा है। एकदम अभी आवाज एकदम शाहरुख खान जैसी लग रही है कि एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ सर। सर, अच्छे से चलिए ठीक है क्लियर फिर। है। चलिए ठीक है फिर, सर मेरा एक सीट बेल्ट क्वेश्चन है। बांध देते हैं क्योंकि मौसम। सर मेरा एक हाँ जी क्वेश्चन बोलिए। है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, अभी हमारा नैक हुआ सर कॉलेज में, तो उसमें हमको इसके जी ऊपर फोकस करना पड़ा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप बच्चों को दो। तो ऐसी एक्टिविटी बराबर। बताइए सर, बाद में नेक्स्ट इसमें भी चलेगा, सामने भी चलेगा, बताना स्टूडेंट्स के लिए। आगे है सर, आगे है मैडम। हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं आप देखेंगे, हाँ उनमें से कोई भी एक्टिविटी आप पिकअप कर सकते हैं। हाँ, यस सर, यस, ओके। हम उस पर विस्तारित आलोचना करेंगे। तो चलिए हम अभी आते हैं स्टेटस ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। अभी हम वायु से जल में आ रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ देखते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, हमारे नागपुर के नाग नदी, पीली नदी, डल लेक, हुसैन सागर लेक, फतेह सागर लेक, नागपुर के फुटाला लेक, गांधी सागर लेक। हर जगह की कहानी एक ही है। हमने हमारे सारे पानी के स्रोत को प्रदूषित कर दिया है। हर स्रोत को हमने प्रदूषित कर दिया है। ये हमारे नागपुर की पुलिस लाइन, टाकली, लेंडी तालाब, चारों तरफ में गंदगी गंदगी है। इकोनिया है, जलकुंभी है, पानी प्रदूषित है। पीना तो दूर की बात है, अगर शरीर को लग जाए तो खुजली पैदा कर दे। कुछ फैक्ट्स आपके सामने। 2.2 बिलियन पीपल लिव विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर ग्लोबली। विश्व भर में 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। 2.3 बिलियन पीपल लिव इन वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, मतलब वो देश जहां पे पानी की किल्लत है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पंच लाइन है। लेस देन 50% ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर is safely treated in 24 out of 75 countries, and most of the 75 countries are high income countries। मतलब सर्वे किया गया कि जो विकसित देश है, ऐसे 75 देशों में केवल 24 देश ऐसे पाए गए, वो भी केवल अपने 50% सीवेज को ट्रीट कर रहा है। 100% तो भूल ही जाओ। जैसे मैं नागपुर शहर में रहता हूं, नागपुर जनरेट करता है करीब करीब 550 MLD, 550 MLD, मिलियन लीटर पर डे सीवेज। ट्रीटमेंट का कैसा है? ट्रीटमेंट में 200 MLD नागपुर महानगर पालिका ट्रीट कर रही है भांडेवाड़ी में। महाजन को 135 MLD ट्रीट कर रहा है और करके कोराडी थर्मल पावर प्लांट में ले जाके ट्रीटेड सीवेज को यूज कर रहा है। और छोटे छोटे कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं जो 85 MLD टोटल है। तो टोटल करीब 420 या 425 MLD
सीवेज, मिलियन लीटर्स पर डे सीवेज नागपुर ट्रीट कर रहा है, मगर अभी भी 130 mld ऐसा है जो नागपुर नाग नदी, पीली नदी, पोहरा नदी में बहा रहा है बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि नागपुर बहुत अच्छे जगह पे खड़ा है। भारतवर्ष के अधिकतर शहर 50% सीवेज अर्थात हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी टॉयलेट, किचन, बाथरूम से। गौर करिएगा, भारत के अधिकतर शहर जितना सीवेज जनरेट करता है उसका 50% भी ट्रीट नहीं करता है। वहां पे नागपुर 550 में से करीब करीब 430 mld ट्रीट कर रहा है। 3 billion people lacked basic hand washing facility. ये फोटो दुख देने वाला फोटो, ये फोटो मैंने इसलिए डाला है कि हम क्या कर रहे हैं। जिन देवताओं को हम पूजते हैं, जिन देवताओं को हम 10 दिन घर पे रखते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं और उन्हें हम इस तरह से विसर्जित करते हैं। और देखिए, जैसे अब आगे और आएंगे, जैसे हमारे घर में गणपति बप्पा आते हैं, वो तो अकेले आते हैं, मूषक के साथ आते हैं, विसर्जित होते हैं। मैं बंगाली हूँ, बंगाल से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा हो, ये जितने लोग हमें सुन रहे हैं उसमें से क्या कोई बंगाल से ताल्लुक रखते हैं? कोई है जो बंगाली हो या बंगाल से ताल्लुक रखे? नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, मैं खुल के बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा में आप देखिए, हर साल गली कूचे में होती है कलकत्ते में। और जरा गौर करिए, एनवायरमेंट एस्पेक्ट से देखिए, दुर्गा माँ हर साल आती है और हर साल शेर पे बैठ के आती है। आजकल एक कंपटीशन हो गया है कि किसकी मूर्ति कितनी बड़ी। तो विशालाकाय दुर्गा माँ की मूर्ति रहेगी और उनका शेर भी बहुत बड़ा रहेगा। वो असुर जिसको मरना ही है, हर बार मरना है, आजकल उसका भी स्ट्रक्चर जॉन अब्राहम जैसा हो गया है, इतना बड़ा हीरो असुर, और उसका भैंस भी इतना बड़ा। तो एक दुर्गा माँ में 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां विसर्जित होगी तालाब में या नदी में। दुर्गा माँ अकेले नहीं आती है, परिवार के साथ आती है। साथ में आते हैं देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती अपने वाहनों के साथ, गणेश जी आते हैं, कार्तिक जी आते हैं अपने वाहनों के साथ। तो ये 4 बच्चे, 4 बच्चे के 4 वाहन, तो करीब 8-10 मूर्तियां एक मंडप से, वो भी विशालाकाय, विसर्जन किया जा रहा। वाकई में हमारे देश में आस्था के सामने व्यवस्था विफल है। ये क्यों कह रहा हूं, इस आगे हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई अभी करेगा कौन, बचाएगा कौन? जैसा मैंने कहा, कॉमन मैन। तो अभी 2 प्रश्न मेरे तरफ जो आए थे कि आप कैसे प्रोजेक्ट लेने चाहते हैं, तो मैं अभी आपको कॉमन मैन क्या कर रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है अभी? यस सर। यस सर, यस सर। कॉमन मैन, आम आदमी, रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, संदेश क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। जो कॉमन मैन कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर लेना बहुत आसान है, ज्ञान देना बहुत आसान है, मगर जमीन पे उतर के करना मुश्किल है। और मैं आपको इसलिए ये बोल सकता हूं क्योंकि पिछले 13 साल से जो मैं बोल रहा हूं वो हम करने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जिस एनजीओ से ताल्लुक रखता हूं, जो हमने शुरू करी थी, ग्रीन विजिल फाउंडेशन, लोगों को लगता है कि एनजीओ मतलब पैसे छापने की मशीन। इसलिए हमने ये तय किया था 13 साल पहले कि
हम अपने पैसे से एनजीओ चलाएंगे, अर्थात हम सेल्फ फंडेड एनजीओ है। हमने आज तक किसी से भी एक पैसा नहीं लिया है इस एनजीओ को चलाने के लिए। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वो कॉमन मैन है जो जमीन से जुड़ के अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमन मैन के सामने क्या है, एजेंडा क्या है? एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स है। नो पॉवर्टी, नो हंगर, ये 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है कि अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी सस्टेन करे, पृथ्वी शाश्वत विकास के पथ पे जाए और आने वाला प्रजन्म भी इस पृथ्वी पे अच्छे से रह सके, तो ये 17 गोल उन्होंने डिफाइन किया है। इसमें आपके ह्यूमैनिटी के भी है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, कहीं खाना मिल रहा है, सरप्लस है, वेस्ट हो रहा है, कहीं लोग भूखे मर रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे, रिन्यूएबल एनर्जी 7 नंबर पे है। इसमें पर्यावरण के काफी पॉइंट्स हैं, मगर गौर करिए, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पर्यावरण सही है। बिल्कुल नहीं है। पर्यावरण इसका एक अभिन्न अंग है, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें कवर की जाती है। पीस एंड जस्टिस, आज जो यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा से दूर हट रहा है। ना पीस है ना जस्टिस है। नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं। ये तो हमारे देश में बहुत दिन पहले सभी गरीब देशों में रहता है। तो ऐसे भी हैं कि 17 गोल्स में जो पर्यावरण से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, मे बी इनडायरेक्टली लिंक्ड होंगे। ये आपके सस्टेनेबल गोल्स। अब एक आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी, मेरे और आपके जैसे आदमी, गौर करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके समक्ष है। सबसे पहले तो आप 7R को अपनी जिंदगी में लाइए। 7R को अपने जिंदगी में लाइए। 7R, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रीथिंक, रिकवर। देखिए, आज हम सब एक शो बिजनेस के पार्ट बन गए। आज हमारा मोबाइल हम नया लेते हैं, बाजू वाला उससे थोड़ा महंगा लेता है। एप्पल 13 लिए, बाजू वाले ने प्रो ले लिया, तो हमको प्रो लेना चाहिए, फिर हम एप्पल 14 में चले जाते हैं। क्यों? हमें हर वक्त ये चीज याद रखना जरूरी है कि हमें आज खरीदने की क्षमता है, हम खरीद सकते हैं पैसे, मगर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हर चीज हमारे तक पहुंचने के लिए कितना रिसोर्स खर्चा होता है, कितना पानी खर्चा होता है, कितना ईंधन खर्चा होता है। तो क्या हमें वाकई में उस चीज की जरूरत है? अगर हमारे जूते थोड़े फट गए हैं तो उसे फेंक के नए जूते लेने की जगह, क्या अगर जूते की बाकी कंडीशन अच्छा है तो थोड़ा सा सिलाई नहीं कर सकते थे? क्या हम कोई चीज को रिसाइकिल नहीं कर सकते? रिफ्यूज, चाहत की कोई लिमिट नहीं है। हमें अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ेगा, रिफ्यूज नहीं चाहिए यार, रहने दे, ये चीज मैं तो ले लूंगा पर इसके मेरे पास जो है वो वेस्ट में चला जाएगा, मैं वेस्ट जनरेट कर रहा हूं। और जो नई चीज आ रही है उसके लिए मैं काफी रिसोर्सेस खर्चे कर रहा हूं। रिड्यूस, अपने जरूरतों को थोड़ा कम करें, रीयूज करिए, रिपेयर, जैसे मैंने जूते का एग्जांपल दिया, क्या कैलकुलेटर खराब हो गया,
अरे यार इसमें दिख नहीं रहा है यार, उसमें बटन नहीं दिख रहा है यार, फेंको यार, नया लाओ यार, 1000 रुपए का तो है, क्या 1000 रुपए के लिए मगजमारी। अरे बाबा उसमें सेल खराब हो गया था, सेल तो बदल ले। रिपेयर, हम आजकल रिपेयर करना ना, शहरों में एक तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और दूसरी बार रिपेयर क्यों करूं, नया खरीद लेते ना। रीथिंक, कोई भी चीज लेने के पहले 2 बार सोचिए। और देखिए बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, मतलब मैं भी दंग रह गया। आज हमारे जो एनजीओ है उसकी जो कप्तान है वो सुरभि जायसवाल करके एक लड़की है। सुरभि जायसवाल ने एमएससी किया एनवायरमेंटल साइंस में, उन्होंने एमटेक किया एनवायरमेंटल साइंस में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है और हमारे एनजीओ से जुड़ी हुई है। उन्होंने हाल ही में 1 महीने पहले, और बड़े ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, उन्होंने 1 महीने पहले अपने बुआ के लड़के की शादी में 30 साल पुरानी अपने मम्मी के ड्रेस को रिसाइकल करके पहना। ये जब मैंने फेसबुक पे देखा तो मैंने उस पर कमेंट भी किया। ये एक अनोखा मिसाल है कि अपने इच्छाओं को दबा के, ऐसे ड्रेस तो 10 खरीद सकते हैं, पर ये रिसाइकिल करना, क्यों? क्योंकि हम पर्यावरण की बात करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप फेसबुक में अगर आप मेरे से जुड़ते हैं या चेक कर लीजिए, हर जगह पे आपको मैं एक सफेद शर्ट पे ही दिखूंगा, हर जगह सफेद शर्ट ब्लू जीन्स, उसके आगे कुछ नहीं। और ठंड पड़ी तो वो जो मोदी जैकेट आता है वैसे 2 जैकेट खरीद हम भी सकते हैं जरा। पर जो हम बोल रहे हैं वो हमें करना है। ये ग्रीन लिविंग प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिस लो लेवल लो कार्बन लाइफस्टाइल। कमरे में पंखा चलता है, हम चले जाते, एसी ऑन रहता है, हम गाड़ियां बंद नहीं करते हैं सिग्नल पे, पानी बहने देते हैं नलों में, ब्रश करते रहते हैं, पानी बह रहा है। रोकना पड़ेगा जनाब। ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल ऑप्शंस। मैं आपको दिखाता हूं, मैं जरा वीडियो ऑन करता हूं, 1 मिनट। किधर गया वीडियो? हाँ वीडियो, हाँ वीडियो ऑन हो गया। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, किधर गया भाई? हाँ इधर, ये देखिए, मैं करीब लेके जा रहा हूं। ये है स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ है जनाब। सर सर वीडियो ऑन नहीं है सर, नहीं दिख वीडियो दिख तो रहे हैं, तो दिख रहे हैं सर सर, वीडियो में दिख रहे हैं ऐसा सर। कैसे नहीं दिख रहा? दिख रहा हो ना? जी जी सर जी। हमें नहीं दिख ये रहे देखिए, सर, नहीं दिख ये रहा सर। स्ट्रॉ है। नहीं अब दिख कुछ मैडम रहे। आप लोगों को दिख सर रहा के हो, वॉइस को पे नहीं दिख पिन रहा हो। करिए, आपको दिख जाएगा, सर के नाम के ऊपर पिन करिए, दिख जाएगा। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। मिस्टर इंडिया थोड़ी हो कि किसी को दिख रहा हूं किसी को नहीं दिख रहा हूं। ये देखिए स्ट्रॉ, आज ही मंगाए, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रॉ। क्यों? बार बार नारियल पानी पिएंगे, वो प्लास्टिक देगा, सिंगल यूज प्लास्टिक। ये जीवन शैली बदल रही है। अपने पास रखेंगे, 4 ठो मंगाए हैं, अपने पास रखेंगे, जब जरूरत होगी एक एक गाड़ी में रहेगा, एक बाइक में रहेगा। नारियल पानी पीना है, ये स्ट्रॉ से पी लेने का, कोल्ड ड्रिंक पीना है, स्ट्रॉ से पी लेने का। बहुत छोटी सी बात है, पर महीने में मैंने ये मंगा के, मैंने महीने में करीब करीब 20 स्ट्रॉ पी के फेंकना बंद किया।
गो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री। आज जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो क्या दहशत फैलाया है, आपको शायद पता होगा। चारों तरफ में ये जो पन्नियां हैं ये हमारे वाटर लाइन को चोक कर देता है, फ्लड आता है, बारिश का पानी जा नहीं पाता, जमा हो जाता है, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता सदियों तक, समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच गया है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं इसमें काफी महिलाएं हैं। आप लोग डेफिनेटली, हम लोग गाय को माता मानते हैं, पर देखिए लोग किस तरह से गाय को प्लास्टिक में खाना देते हैं। गाय को पता ही नहीं चलता है कि क्या प्लास्टिक है क्या खाना है, वो प्लास्टिक सहित वो खाने को खा जाती है और जो उसके मौत का कारण बनता है। बहिष्कार करिए सिंगल यूज प्लास्टिक को, थैली लेके जा सकते हैं ना। कुछ बुद्धिजीवी आपको बताएंगे कि पेपर बैग से रिप्लेस करिए प्लास्टिक को, मूर्खता है। क्योंकि जितना हम पेपर यूज करेंगे उतना हम पेड़ों को काटेंगे। थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कुछ भी करना या बोलने के पहले। अवैध पेड़ कटाई के खिलाफ लड़े, ये ग्रीन लिविंग प्रैक्टिसेस का एक मुख्य पार्ट है। अडॉप्ट अ ट्री एंड सेव द ग्रीन लैंड्स ऑफ द सिटी। अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदा होगा या इलेक्ट्रिक कार में आते होंगे, और आपको जरूर ये लगता होगा कि मैं पर्यावरण के प्रति मेरा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। आप आपके तरफ से कर रहे हैं मगर पर्यावरण को कुछ मिल नहीं। कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आप घर में चार्ज कर, तो घर में चार्ज करने से है कि आप और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थर्मल पावर को ज्यादा बिजली बनाना पड़ रहा है। तो आप अगर नॉर्मल गाड़ी लेते पेट्रोल की तो आपके पाइप से जो प्रदूषण होता वो कम तो हुआ, मगर पावर प्लांट के प्रदूषण आपने बढ़ा दिया। समाधान क्या है? समाधान है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग सोलार पैनल से। अब देखिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओके कर दिया, छोटे मोटे गली कूचे में दुकानें लग गई, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे, भले वो जल रहा है कप रहा है, हम खरीद रहे हैं, मगर सरकार ने अभी तक हमें चार्जिंग स्टेशंस नहीं दिए। तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग हम घरों के इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे तब हम ये जो प्रदूषण है कम होना है। मगर ये जो प्रदूषण है इसे हम थर्मल पावर प्लांट को ट्रांसफर करने पर गौर करिए। थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं। गो फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। गर्मी आ रही ना, आप लोग जाएंगे एसी खरीदने के लिए, उसके ऊपर में स्टार रहेगा, कम से कम 4 स्टार वाला लीजिए। लगेगा सर 2-4 हजार रुपए ज्यादा लगेगा, पर आपकी बिजली भी कम जाएगी, देश को भी फायदा होगा, खपत कम होगी। तो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की तरफ जाएं हम। गो वोकल फॉर लोकल। मैं कोई राजनीतिक कारण से नहीं बोल रहा हूं कि लोकल को सपोर्ट करो। देखिए क्या होता है कि आप अगर ऐसी कोई चीज पसंद कर रहे हैं जो बाहर से आएगा, दूर से आएगा, वो रिसोर्सेस खर्चा करेगा, वो पेट्रोल खर्चा करेगा, डीजल खर्चा करेगा, ईंधन खर्चा करेगा, समय खर्चा करेगा। वही चीज अगर आपको मिल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम? देशी विदेशी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लोकल और नॉन लोकल। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो लोकल चीजों की ज्यादा करेंगे तो आप पर्यावरण को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ये तो आपके लिए बहुत अपना रहे। तो ज्यादा से ज्यादा एडुकेट करिए और अफाई करिए, आपकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाइए, कैंपेन्स करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जैसा कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा पहला एक कैंपेन है, जिसे हम पूर्णिमा दिवस कैंपेन बोलते हैं। पूर्णिमा कैंप, ये ऊपर का दिख नहीं रहा, कैसे इसको कम करेंगे? नहीं हो पाएगा, हेडिंग नहीं दिख रहा। ये पूर्णिमा दिवस कैंपेन है हमारा। ये 2014 में शुरू किए। अर्थ आवर से कॉन्सेप्ट लिया गया है। अर्थ आवर जब विश्व के हर जगह, हर जगह मार्च के आखिरी 8 से 9:30 बिजली बंद किए जाते हैं। उससे कॉन्सेप्ट लेके नागपुर महानगर पालिका में तत्कालीन महापौर माननीय अनिल गोले साहब ने शुरू किया था कि नागपुर महानगर का एक चौक चुनती है और वहां हम जाके लोगों से अनुरोध करें कि आप 1 घंटा अपने अनावश्यक लाइट्स बंद करें। अनावश्यक लाइट्स, जैसे दुकान है उसमें 10 लाइट जल रही है, भैया 6 बंद कर दो, बाकी आपका धंधा नहीं चलने दो। हम दुकानों में जाते हैं, हम घरों में जाते हैं, हम स्ट्रीट वेंडर्स को बोलते हैं, ग्रीन विजिल के लोग, यही फोटो में आप देख रहे हैं। ये सुरभि जायसवाल दिख रही है, हमारी टीम लीड, मेहुल कोसूरकर है हमारे डेप्यूटी टीम लीड, हम भी हैं। और देखिए, ये कैंपेन 2014 से हम चला रहे हैं। करीब करीब 2.5 लाख यूनिट की बचत की, और 2.5 लाख मतलब करीब पानी बचाए 19 लाख लीटर, करीब 1,26,000 की कोच है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए 1 kg कार्बन एमिशन होता है। उसके अनुसार कार्बन एमिशन को नागपुर शहर ने रोका। और इस कैंपेन के कारण अंतरराष्ट्रीय एनजीओ अर्थ डे नेटवर्क ने नागपुर महानगर पालिका और हमें ग्रीन विजिल फाउंडेशन को पुरस्कृत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय पंतप्रधान जी, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने शिक्षक दिवस के दिन इस कैंपेन का जिक्र किया कि नागपुर शहर में ऐसा कैंपेन हो। बड़ा आसान है, आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें आपके बच्चों के साथ। मैंने एक दिन चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया और अनुरोध करें कि अनावश्यक लाइट को 1 घंटे के लिए बंद करें। हमारा दूसरा सिग्नेचर कैंपेन लेक्स को बचाने का, गणपति विसर्जन एवं देवी विसर्जन भारी मात्रा में मूर्तियों का विसर्जन लेक में होता। हम जानते हैं कि मूर्तियां जो है, घरगुती मूर्तियां पीओपी की बनती है, पीओपी डिग्रेड नहीं होता है, उसमें पेंट्स रहते हैं, उसमें हेवी मेटल्स रहते हैं, बहुत सारी बातें। ये हमने 2010 में शुरू किया था नागपुर महानगर पालिका के साथ मिलकर, और ये आर्टिफिशियल टैंक्स बने नागपुर शहर में कि भाई आप अपने घरगुती मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक्स में करें। 2010, 11, 12 में तो लोग हमें मूर्ति देना तो दूर की बात है, निर्माल्य भी नहीं देते थे। फिर धीरे धीरे विचारधारा बदली, धीरे धीरे सोच बदली, और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों में नागपुर में एक भी मूर्ति का विसर्जन तालाब में नहीं हुआ। नागपुर महानगर पालिका ने पूरे तालाबों को बैरिकेड कर दिया, 250 आर्टिफिशियल टैंक्स खड़े किए, और जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको कोराडी रोड में एक बड़ा आर्टिफिशियल टैंक बनाया गया, माननीय पावन फुले जी ने बनाए हैं, वहां पे विसर्जन करने बोला गया। कुछ तस्वीर आपके सामने है, पीछे नागपुर का सबसे हैपनिंग फुटाला लेक, और ये हमारे आर्टिफिशियल टैंक जिसमें विसर्जन हो रहा है। हमारे माननीय कलेक्टर साहब हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं, माननीय मेयर दयाशंकर तिवारी जी आए हैं, माननीय कमिश्नर अभिजीत बांगर जी आए हुए हैं।
मौजूदा कमिश्नर श्री राधाकिशन बी साहब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स निर्माल्या कलेक्शन एवं आर्टिफिशियल बैरिकेडेड है। ये देवी विसर्जन की फोटोज आपके सामने हैं। और 2022 में 2,46,000 मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में हुआ और एक भी मूर्ति का विसर्जन तालाब में नहीं हुआ। इसके लिए नागपुर बधाई के पात्र है। इसके लिए नागपुर शहर बधाई के पात्र है, एनएमसी बधाई के पात्र है। ये हमारी वाटर मॉनिटरिंग कैंपेन, ये भी आप कर सकते हैं। जो साइंस के लोग हैं, आपके वहां जो भी तालाब है, जो भी वाटर बॉडी है, उसका आप कर सकते हैं एनालिसिस। हम यहाँ करके नागपुर महानगर पालिका को बताते हैं। पहले हम गणपति विसर्जन के पहले और गणपति विसर्जन के बाद करते थे कि गणपति विसर्जन का, देवी विसर्जन का तालाब में क्या इंपैक्ट है। स्वच्छता रैली, जैसे आईपीएल में टीम बने हैं, उसी तरह से स्वच्छता के लिए भी हर शहर का टीम बना था और नागपुर के टीम का नाम था नागपुर नीति। और इस नागपुर नीति के टीम का कप्तान नियुक्त हुए थे हमारे ग्रीन विजिल फाउंडेशन के मेहुल कोसूरकर, जो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं फ्लैग लेके हैं। पीछे हमारे माननीय कमिश्नर साहब हैं और उनके बाजू में मैं हूं। तो ये स्वच्छता रैली तो कोई भी निकाल सकते हैं, आपके कॉलेज की तरफ से आप निकाल सकते हैं। लोगों तक पहुंचिए, साफ सफाई के बारे में बोलिए, प्लास्टिक ना, सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें उसके बारे में बताइए। ये हमारा एक अनोखा कैंपेन है जो आप भी कर सकते हैं कि लोग पेड़ों पे इश्तेहार लगा देते हैं, क्योंकि पेड़ बेजुबान होते हैं। और जो बॉटनिक है वो जानते हैं कि इसमें जो जाइलम है वो अगर पता है, जिससे पेड़ों को रूट से खाना और पानी जाता है, तो वहां पे पेड़ सड़ने लगते हैं। हम इस तरह से ये जो एडवर्टीजमेंट्स है ये निकालते हैं, महानगर पालिका को देते हैं। इसमें सब कुछ रहता है, डिटेल रहता है जिसने लगाया है। फिर नागपुर महानगर पालिका उन्हें दंडित करता है। पेड़ तो सभी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं। हम पथनाट्य के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। हम बस्तियों में भी पथनाट्य करते हैं। रीचिंग आउट यंग माइंड, स्कूल्स में जाके जो बच्चे हैं उनके विचारधारा को बदलने की कोशिश, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स। ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए सेग्रीगेट करिए वेस्ट को, गीला कचरा, सूखा कचरा और हजार्डस कचरा। इस तरह से हम काफी अभियान चलाते हैं, आप भी चला सकते हैं। ये बस्ती में जाके लोगों को बताना, लोगों से प्रतिज्ञा लेना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। मार्केट प्लेस में जाना, वहां पे भी प्लास्टिक का बहिष्कार करें, स्वच्छता रखें, इस बारे में जनसंपर्क अभियान ये सभी कर सकते हैं। आपके कॉलेजेस में एक यूनिट बना सकते हैं, फिर उनके लोगों को लेके आप कर सकते हैं। ये हमारा और एक सिग्नेचर कैंपेन था कि शहर में सीमेंट रोड बने और जो फुटपाथ है उसमें प्यूवर ब्लॉक्स लगाए गए। और ये हमने पाया कि बहुत सारे पेड़ चोक हो गए, पानी जाने का अंदर में जगह नहीं। जब ये मुद्दा हमने माननीय आयुक्त महोदय श्री अभिजीत बांगर जी के समक्ष रखा, जो नागपुर से ट्रांसफर होकर नवी मुंबई के आयुक्त बने थे और अभी ठाणे के आयुक्त बने हैं। महाराष्ट्र में जितने भी आयुक्त हैं उसमें सबसे बेहतरीन कार्य आज वो कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिंदे साहब ने श्री अभिजीत बांगर जी को थाने ले गए, जो उनका एरिया है। माननीय अभिजीत बांगर जी एक पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। तो उनके मार्गदर्शन में नागपुर में 9,000 पेड़ों को डिचोक किया गया। आई रिपीट, 9,000 ट्रीज
इस तरह से 9000 पेड़ों के चारों तरफ में क्लियरेंस दिया गया, जिससे बारिश का पानी जा सके। और इस तरह नहीं तो चोकिंग के कारण ये पेड़ शायद अगले गर्मी में गिर जाते थे। रीचिंग आउट सिटीजन्स, लोगों से चर्चा करें पर्यावरण संरक्षण के बारे में। कॉमन मैन से बात करें, हम खुद कॉमन मैन हैं, चर्चा करें। स्प्रेड द वर्ड, एम्पलीफाई इट, ऑलवेज मल्टीप्लाइज। रेज योर वॉइस, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुछ भी अगर पर्यावरण के लिए करना है तो हमें ही करना है, हम ही कॉमन मैन है। क्योंकि हम ये मानते हैं, ग्रीन विजिल मानता है, बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है, महसूस करो होगा। समय चक्र था रेत में धसा, चल पड़ा वो भी एक नई दिशा। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का कि आपने मुझे सुना, इतना समय दिया। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन आंसर। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। चटर्जी सर, ये तो आपका एनजीओ है। जी, हेलो। तो सपोज जो एनजीओ है वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या अपन? जैसे कोई अगर एनजीओ है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जा मेरे ख्याल सकता से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से है? नहीं कर सकते, क्योंकि एनजीओ की जो रजिस्ट्रेशन है वो चैरिटी कमिश्नर की वहां होती है। नहीं, तो ये आपके एनजीओ में लिखा चैरिटी है ना कमिश्नर, प्राइवेट लिमिटेड। नहीं 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 नहीं। हाँ, आपके ग्रीन पास विजिल फाउंडेशन हमारा एनजीओ है, और मैं जॉब करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट। आई वर्क, सी, जैसा मैंने आपको कहा, हमारा एनजीओ जो है वो तो हमारा शौक है, मतलब पैशन है। और मेरी रोजी रोटी जो है वो है कि आई वर्क एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, रेवा हाँ। एनवायरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और मैं डिजाइन करता हूँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हमारी कंपनी डिजाइन करती है, जैसे कोई अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग डिजाइन करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, ये हमारा काम है। अच्छा, और सर एक और चीज था कि ग्रीन लेवल प्रैक्टिसेस है जो आपका, उसमें हाँ, टिश्यू कल्चर प्लांट को इन्वॉल्व किया जा सकता है क्या? कि अगर टिश्यू कल्चर का सपोज एक टिश्यू से बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो कर सकते हैं जी, डेफिनेटली। क्योंकि आप शहर के ग्रीन लंग्स बढ़ा रहे हैं, हम्म मतलब शहर की ग्रीनरी बढ़ गया, तो सोच बेहतर है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, जैसे मगर ये सर एक स्पेशलाइज्ड वर्क है सर, ये एक हम्म स्पेशलाइज्ड वर्क है, शायद आम जनता नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, जैसे सपोज वो करते हैं एक जो आम आदमी कर सके। नहीं सर, जैसे एक रिसर्च स्कॉलर है, उसका स्प्रिंगर में पेपर जी, आया हुआ है और वो नागपुर यूनिवर्सिटी के, अगर उनसे कंसर्न करके तो अपन इस तरह की एक्टिविटी चला सकते हैं क्या? जैसे एक रिसर्च स्कॉलर है, स्प्रिंगर में पेपर है उनका, शिल्पा मडके, टिश्यू कल्चर से उन्होंने काम किया है मेलिना आर्बोरिया में, ओके। विद वाइट टिक पे उन्होंने काम किया है, तो मैं उनका एक आपका बहुत बेहतरीन पेपर है सर। तो उनसे अपन मैं टाइप टिश्यू करके पे ऐसा टिश्यू कुछ एक्टिविटी नहीं दूंगा। कॉलेजेस रन कर कर सकते सकते हैं। हैं सर, पर देखिए हमारा फोकस क्या रहता है सर, कि हम वो करते हैं जो, जैसा मैंने बोला, आम आदमी कर सकता है। हम्म ये बहुत बेहतर काम है, पर ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, तो इस, स्पेशलाइजेशन लगेगा इसके लिए। इसके लिए एक्सपर्टाइज होना जरूरी है जो लेमैन नहीं कर पाएगा। सर का जो उद्देश्य है कि ये मैं नहीं कर पाएगा सर। यस यस इसके कॉमन लिए मैन क्या कर सकता है? कॉमन मैन जो कर सकता है विथ लो इकोनॉमिक कॉस्ट एंड एवरीथिंग, उसके लिए हमने ज्यादा जाना चाहिए। मतलब जिंदगी, राइट मैडम, क्या है, जिंदगी जैसी चल रही चलने दो, इसमें भी आप ये कर सकते हैं, ऐसा एक कोशिश। जी और सर कोई जी। प्रश्न पूछना चाहेंगे? सर सर ते नमस्कार, वो मी मराठीत विचारलं चालेल का? हो मराठीत विचारू शकता सर, मराठी में चलेगा ना, आप हाँ हाँ आंसर हिंदी बिल्कुल में बिल्कुल, करिए। Yes. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सर सुरुवातीला खूप खूप अभिनंदन सर आपलं, कारण की जे सण असतात
हिंदू किंवा वेगवेगळ्या धर्मियांचे जे सण असतात त्या सणामध्ये जे मोस्टली वेस्ट जनरेट होतं, म्हणजे जसं आपण बोललेत की बंगालमध्ये सुद्धा दुर्गा उत्सवच्या दरम्यान खूप सारा मूर्ती तलावामध्ये किंवा नद्यांमध्ये विसर्जित केल्या जातात. नागपूरसाठी आपलं मनपूर्वक खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप धन्यवाद सुद्धा की नागपूरला एकदम थँक यू सो ग्रीन मच सर. ठेवलं. फक्त नागपूरच नाही सर, मला थोडंसं जोडावंसं पण वाटतं की नागपूरच्या आजूबाजूला जेवढे पण तालुके आणि तहसील आहे त्याच्यामध्ये ही जागरूकता पण आलेली आहे की आता मी उमरेडला अच्छी राहतो, बात. नागपूर पासून 52 किलोमीटर हाँ मालूम है सर, दूर. उमरेड गया हूँ सर, काफी बार गया हूँ. हा, तर इथे पण निर्माल्य संकलन आणि मूर्ती विसर्जन हे होऊ देत नाही सर. इथे जे तलाव आहेत तिथे. माझा फक्त एक प्रश्न आहे की हीच कन्सेप्ट आपण संपूर्ण देशात किंवा जसं बंगालमध्ये सुद्धा आपण लावू का शकत नाही किंवा राबवू का शकत नाही, म्हणजे जेणेकरून तो बहुत जास्त अच्छा प्रश्न है दूषित आपका. तो होणार नाही. देखिए, नहीं मैं समझ गया सर, आपका प्रश्न बहुत सही है. देखिए नागपुर में जी ये कामयाब इसलिए हुआ, जिसका पूरा श्रेय मैं नागपुर के आवाम को देना चाहूंगा और माननीय अभिजीत बांगर देना चाहूंगा. जब वो यहाँ के आयुक्त थे, उन्होंने क्या किया, जी नागपुर में 13 तालाब है, उन्होंने 12 तालाब को बंद कर दिया और कहा जो भी जी मूर्ति के छोटे मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में करना है और बड़ी मूर्तियां जो जी है उनका विसर्जन फुटाला तालाब में करो. एक ही तालाब जी खुला है, क्योंकि उनका लॉजिक ये था कि मेरे लिए 13 तालाब साफ करना मुश्किल है, पर मैं जी एक पूरी ताकत लगा के गणपति विसर्जन के बाद एक तालाब साफ कर दूंगा. तो पहली हाँ, बार ये प्रशासन ने खाई कि सारे तालाब को बंद कर दिया, एक छोड़ के. बाद प्रशासन ने और हिम्मत दिखाई जब कोविड आया, जब ये बैन हुआ कि 4 फीट से ऊपर की मूर्ति अलाउड नहीं है, तो प्रशासन ने पूरे को बैन कर दिया. ये अगदी बरोबर. कामयाब पूरे देश में तभी होगा जो प्रशासन आप विचारधारा से सहमत होगा. जी जिसके विपरीत आज वेस्ट बंगाल में भाई मेरा इसके हेलो. विपरीत वेस्ट आवाज नहीं बंगाल आ में हाँ सर, आवाज येते नहीं आ आवाज. रही. सर आ रही है, कंटिन्यू येत आहे सर. आ रही. तो इसके विपरीत हम वेस्ट बंगाल में देखेंगे, वहां पे प्रशासन, तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों को प्रोत्साहित करती है कि गंगा नदी में जाके विसर्जन करो. जब हे तक खूप धोकादायक प्रशासन आहे. जब तक प्रशासन आपके साथ नहीं है, तब तक जी आप नहीं कर पाओगे. ओके. तर यही एक कारण है कि पूरे देश में ये नहीं हो पा रहा है. और मुझे जी ऐसा लगता है सर कि मैं 30 साल से नागपुर में रह रहा हूँ. नागपुर और इसके आसपास के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो मसले को समझते हैं. और अगर आप कोई विचारधारा को चाहते हैं, महाराष्ट्र में अगर आपको आसान होगा, शायद उतना आसान आपको बंगाल या बिहार में नहीं होगा, क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेंस कम है, मानना नहीं चाहते, भी आपका साथ नहीं देगा. ये प्रॉब्लम है. ओके सर. और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो. हेलो सर. क्या मैडम बोलिए. सर मैं रणजीत सिंह बोधरा महाविद्यालय से तिवारी मैडम बोल रही सर. हाँ सर जी. जैसे हम लोग प्लांटेशन एक्टिविटी लेते हैं कॉलेजेस में, तो गवर्नमेंट के जो जी. रूल्स है उसके हिसाब से भी प्लांटेशन लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांटेशन हो रहे हैं वो ऐसे पेड़ों के हो रहे हैं जिससे वो जमीन की वाटर लेवल जो है वो कम होते जा रही है. जैसे जो देसी झाड़ है बिल्कुल. उसको ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, उनका प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन वो ना होते हुए सप्तपर्णी जैसे जो प्लांट है जिन पे कोई बहुत भी सही चिड़िया बात है अपना मैडम, घोंसला बहुत सही बात है. आपने मतलब बहुत सही बात कही और यही हम भी एडवोकेट करते हैं
आज देखिएगा हमारे शहर में चारों तरफ में सुबबूल के झाड़ फैल गए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नागपुर में इंटरमोडल स्टेशन आने वाला था, पर्यावरण के लोगों ने विरोध किया, पेड़ कटेंगे, और जो पेड़ 4700 पेड़ कटने वाले थे उसमें 1100 सुबबूल के थे, और सुबबूल का पेड़ मेक्सिको से आया है। ये सामाजिक वनीकरण के समय सरकार ने लाया था कि ये पेड़ लगाओ, गांव वालों के लिए लगाओ, बड़े करो, और फिर इसको काट के पेपर इंडस्ट्री को दो, जिससे गांव वालों को पैसा मिले, वो सशक्तिकरण पे जाए, क्योंकि सुबबूल के जो पत्ते हैं वो भी टॉक्सिक है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, जहाँ सुबबूल आता है आसपास में वही कोई पेड़ को आने नहीं देता है, और पानी भी बहुत खींच लेता है। तो हमें, जब हम प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन आज सोशल मीडिया में डालने का जरिया हो गया। तो मैंने पहले ही कहा कि प्लांटेशन करते वक्त थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कौन सा चीज प्लांट कर रहे हैं, हम कहाँ प्लांट कर रहे हैं। फुटपाथ पे लोग बरगद का पेड़ लगा रहे हैं, आप क्या बताएं, बताइए। कितने बड़े पिट में लगा रहे हैं, ऊपर में क्या है, हाई टेंशन वायर है, नहीं है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्लांटेशन में, और अगर आपको कोई अधिकारी तरफ चाहता है तो आप उसका विरोध करिए। आप बोलिए ये इंडिजिनियस स्पीशीज ही लगाना है, मैं विदेशी स्पीशीज नहीं लगाऊंगा। आज नागपुर में जहां भी कंपेंसेटरी प्लांटेशन हो रहा है और जहां पे हमें इन्वॉल्व किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए कंपेंसेटरी प्लांटेशन करना है, आयुक्त महोदय बोले मेरे हमको ग्रीन विजिल को कि आप भी जाके एक बार देखो, हमारा पहला ही ये रहता है मैडम जो आप बोल रहे हो कि लिस्ट बताइए कौन से हमारे स्पीशीज है, कौन से बाहर से लाए हुए स्पीशीज है। हाँ सर, क्लियर? मतलब हाँ सर, इसी का मतलब अवेयरनेस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंडियन होना ट्रीज का चाहिए ही मैडम। प्लांटेशन करें, और उन्हीं का सिर्फ लगा के छोड़े ना, उसको उसका मतलब टेक केयर भी होनी चाहिए जब तक वो प्लांट वो बड़ा तो नहीं बहुत होता जरूरी तब है तक। मैडम, वो तो बहुत जरूरी है। जिस तरह हम किसी बच्चे को पैदा करते हैं, करके छोड़ते नहीं है, उसकी शिक्षा, उसकी परवरिश पे ध्यान देते हैं, वैसे तो पेड़ों पे भी देना चाहिए। इसीलिए तो क्या हम पेड़ लगा देते हैं और बाद में हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो सक्सेस रेट बहुत कम है हमारे देश में। हाँ सर ये हाँ सर, इसीलिए इतना प्लांटेशन का चलने के बावजूद भी अभी जो मतलब क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इतना प्लांटेशन को बढ़ावा देने के बाद में भी हमको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कुछ कमी होगी ना सर। मैडम देखो, कमी तो बहुत बड़ी है। अभी इसके पहले जो सरकार थी, मतलब उद्धव जी की सरकार नहीं, उसके पहले जो देवेंद्र जी की सरकार थी, जब मुनगंटीवार साहब माननीय हमारे वन मंत्री थे, उस समय 50 करोड़ पेड़ महाराष्ट्र में लगाया गया। मगर सवाल उठता है कि उसमें से बचे कितने। लगाना आसान है मैडम, पर उसको परवरिश करना मुश्किल है। और शोकांतिका क्या है कि एक पौधा हमें 50 रुपए में मिल जाएगा, मगर एक ट्री गार्ड 500 रुपए का है। और जो आदमी पौधा लगा रहा है, बुरा ना माने, उसमें से 10 में से सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जो पौधा लगाना चाहता है, जो पेड़ लगाना चाहता है, जो चाहता है कि मैं वृक्षारोपण करूं। बाकी जो 8 होते हैं ना, वो फोटो खिंचाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आगे ये पेड़ का क्या हो रहा है। अगेन जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बोला है, कॉमन मैन, मुझे और आपको बदलना है, मुझे और आपको उठ खड़े होना है। जो लोग आज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं पेड़ लगाएं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद उनको सवाल पूछना, भाई किधर है तुम्हारा पेड़। बराबर। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो प्लांट ये देता है लगाने के लिए, बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपना है, तो सर उसका क्या प्रोसेस क्या रहता है, यानी एप्लीकेशन लिखो और वो प्लांट देता है?
हाँ, उसमें आपका जो लोकल फॉरेस्ट ऑफिस है वहां जाके आपको सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट लेटर देना है। आप कहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल देना है, कितना एरिया देना है और आप कौन से स्पीशीज चाहते हैं वो आपको लिख के देना है। और उसमें एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि हम ये पेड़ लगाने के बाद से 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये पेड़ों के फोटोज हम आपको सबमिट करेंगे। फिर वो आपको साइट आके देखेंगे। अगर आप भारी मात्रा में मांग रहे हैं, आप अगर 10-20 मांग रहे हैं तो कोई देखेगा नहीं, दे देगा। अगर आप 500-600 मांग रहे हैं तो साइट आके देखेंगे, अपनी सलाह देंगे। जो स्पीशीज आपने मांगा वो स्पीशीज ना रहे तो कोई दूसरा उनके पास जो स्पीशीज है वो बताएंगे। फिर उसके ऊपर जो आपका मत बनेगा वो आप लेंगे। और जो महानगर पालिकाएं हैं शहर के लिए, उनके खुद की नर्सरीज है, पर वो आपको फ्री में नहीं देंगे, सब्सिडीज रेट में देंगे। जो पौधा आपको बाहर 20 रुपए का है वहां पे आपको 4 रुपए 5 रुपए में मिलेगा। महानगर पालिका का नर्सरी होता है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। देन आप लोगों ने सुना। मैं मेरा नंबर आपको दे रहा हूं। अगर आप लोगों को लगे कि आपके कॉलेज में पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा बोलना है, कुछ करना है, तो जरूर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर लिख लीजिए 9850302670। लास्ट 2 डिजिट। मैडम मैंने चैट बॉक्स, मैडम ने लिखा यस मैंने चैट बॉक्स में भेज 9850302670। जी सर। थैंक यू सो मच सर। आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर गायत्री मैडम, आप आभार प्रदर्शन करिए। डॉक्टर गायत्री। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। आभार मानवता और प्रेम बढ़ाता है। आभार सकारात्मक भाव निर्माण करता है। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। मैं आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले 1.5 घंटे से हम सभी यहाँ ज्ञान धारक के रूप में बैठे हैं। इसका कारण आज हमें ज्ञान के से संपूर्ण करने के लिए आए मार्गदर्शक कौस्तुभ चटर्जी सर ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय सर, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आज आपने हमें इन्वायरमेंट के से संबंधित सारी समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया है। पूरे विश्व से संबंधित पर्यावरण समस्या किस प्रकार आगे नुकसानदायक रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देते हुए इन सभी समस्याओं को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा आज के सत्र में हुई है। एक बार फिर से मैं आपका HRDC नागपुर यूनिवर्सिटी एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित करके हम सभी को ज्ञान जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है, वह HRDC RTM नागपुर यूनिवर्सिटी के आयोजक और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैम और उनकी सभी टीम का मैं सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सेशन में पूरा सहकार्य और योगदान दिया और विषय से संबंधित सारी जानकारी शांतिपूर्वक ज्ञात की। उन सभी मेरे सहकर्मी प्राध्यापक पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ यह सत्र समाप्त हुआ यह जाहिर करते हुए और अगले सत्र की जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर प्रीति मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर गायत्री। थैंक यू सो मच कौस्तुभ सर। मैडम एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन आभार प्रदर्शन। हाँ सर, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। बहुत सर बेहतरीन मैडम, आप बधाई के सर पात्र हैं। एक्चुअली हिंदी में मैंने कभी किया नहीं अभी तक, लेकिन मैडम ने अवसर दिया है तो छोड़ा नहीं मैंने। नहीं, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है ना मैडम, उनको बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम एक्टिविस्ट लोग हैं, हम गलतियां बहुत जल्दी बोलते हैं, पर अच्छी चीजों को बोलना चाहिए। आपने वाकई में बहुत अच्छा आभार प्रदर्शन किया। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आप Thank- बहुत अच्छा बोली। एंड प्रीति मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण मुझे काफी लर्नर्ड लोगों के साथ चर्चा करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। अगले वीक मिलना है और एक सेशन है अपना।
हाँ जी, उसमें हम चर्चा करेंगे कि सरकार क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, जी सर। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जी सर। ओके, Okay. थैंक यू। Thank you so much, sir. Good day. Thank you. Thank you all of you. You can proceed for your lunch break. We will meet at 1:30 for our next session. Thank you.